जो बचे हुए जीवाणु जनित रोग है उसके बारे में आज अपनी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो जीवाणु जनित रोग आता है वह आता है टीबी, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, तपेदिक रोग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तपेदिक रोग भी कहा जाता है। और अपने ये पढ़ रहे हैं कौन सी? जीवाणु जनित संक्रामक रोग। कौन से रोग हैं? जीवाणु जनित संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। और जीवाणु जनित रोग अपने पहले भी कुछ हद तक पढ़ चुके हैं। और इसके बाद जो अपने आज बात कर रहे हैं वह कौन सा? टीबी रोग या तपेदिक रोग। इसका जो अन्य नाम है इसे कहा जाता है क्षय रोग। क्या कहा जाता है? क्षय रोग भी कहा जाता है। क्षय रोग, या इसको अपने बोल देते हैं यक्ष्मा रोग। क्या बोल देते हैं? यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। तो देखो, टीबी को किस किस नाम से जाना जाता है? तपेदिक भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है और यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। अब देखिए, टीबी रोग है वह किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो टीबी को फैलाने वाला जो जीवाणु होता है वह होता है ट्यूबरोक्लोसिस बेसिलस नामक जीवाणु होता है। कौन सा होता है? ट्यूबरोक्लोसिस जीवाणु, जिसको अपने माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस जीवाणु कहा जाता है। तो टीबी या तपेदिक रोग फैलाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? टीबी या तपेदिक रोग होता है। पूछ लिया जाए कि टीबी रोग है वह किस कारक के कारण फैलता है, तो यह एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। मतलब किस जीवाणु के कारण फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस जीवाणु के कारण फैलता है। और एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है, इसलिए ये किस श्रेणी में आएगा? संक्रामक रोग है। कौन सा रोग है? संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग में पूछा जाए तो ये कौन सा होगा? जीवाणु जनित रोग हो। समझा की बात? अब देखिए, जब टीबी रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? टीबी रोग के अंदर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? देखो, जब खांसी आती है तो खांसी के साथ रक्त आने लगता है, खून आने लगता है। होंगे वो क्या होंगे? तेज बुखार आना, तेज बुखार आना, खांसी के साथ क्या आना? रक्त और बलगम आना। खांसी के साथ रक्त और कफ। कफ किसको कहते हैं? बलगम को कहा जाता है। कफ और बलगम आना, ये रोग किस रोग के लक्षण है? टीबी रोग के लक्षण है। अब देखो, यह किस जीवाणु के कारण फैलता है? किस जीवाणु के कारण फैलता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस जीवाणु के कारण फैलता है। और जब टीबी रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तेज बुखार आना, खांसी के साथ रक्त आना, या कफ या बलगम आना, शरीर के अंदर क्या जाना? कमजोरी आना। शरीर में कमजोरी भी आने लगती है, किसके कारण? टीबी रोग होने के कारण। और जब ये टीबी रोग हो जाता है तो इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? तो उपचार इसका क्या रहेगा? बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका। तो बीसीजी का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस क्लोमेंट ग्लूमिन। बीसीजी का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होगा? बेसिलस क्लोमेंट ग्लूमिन हो जाए। समझा की बात? तो टीबी रोग का उपचार किससे किया जा सकता है? बीसीजी के टीके से किया जा सकता है। और एक इलाज और है इसका, जिसका नाम है डोट्स, जो कितने महीने का कोर्स होता है? 6 माह का कोर्स होता है। 6 माह का कोर्स। और जो डोट्स उपचार है इससे संबंधित एक स्लोगन काम में लिया जाता है, पक्के इलाज का पक्का वादा। पक्के इलाज का पक्का वादा। तो जब टीबी रोग हो जाता है तो हमें किस प्रकार का उपचार लेना चाहिए? बीसीजी का टीका लेना चाहिए। इसके अलावा जो उपचार है वह कौन सा है? डोट्स है, जो 6 माह का कोर्स होता है। और इसका जो मुख्य स्लोगन है वह कौन सा है? पक्के इलाज का पक्का वादा। अब देखो, डोट्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो डोट्स का पूरा नाम क्या है? डोट्स का पूरा नाम क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्वर एंड ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्सीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्सीन। डॉट्स का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होगा? डायरेक्टली ऑब्जर्वर एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्सीन। समझा की बात? तो टीबी रोग या तपेदिक रोग यह क्या है? एक संक्रामक रोग है जो किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण फैलता है। तो ये क्या है? एक जीवाणु जनित रोग है। इसको फैलाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। जब टीबी रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तेज बुखार आता है, कमजोरी आने लगती है, खांसी के साथ क्या आएगा? ब्लड आएगा। बात कर रहे थे लक्षण के बारे में, तो तेज बुखार आएगा, कमजोरी आना, खांसी के साथ रक्त आना या कफ या बलगम आना। उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? बीसीजी के टीके के द्वारा। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिलस क्लोमेंट ग्लूमिन। इसके अलावा दूसरा उपचार क्या ले सकते हैं? डोट्स, जो 6 माह का कोर्स होता है और इसका मुख्य स्लोगन क्या होता है? पक्की इलाज का पक्का वादा। डोट्स का जो पूरा नाम पूछा जाता है वह क्या होगा? डायरेक्टली ऑब्जर्वर एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन वैक्सीन। समझा की बात? स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। शाबाश। अब अपने आगे बात करते हैं जीवाणु जनित रोग में। नेक्स्ट रोग है जो जीवाणु जनित रोग की श्रेणी में आता है वह है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया यह भी क्या है? एक जीवाणु जनित रोग। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। कौन सा है? जीवाणु जनित रोग, जो किस श्रेणी में आता है? संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। अब देखिए जो डिप्थीरिया रोग है, डिप्थीरिया रोग होता किस कारण से है? ये होता है दूषित जल का सेवन करने से, दूषित भोजन का सेवन करने से या वायु के माध्यम से भी फैल सकता है। तो इसका जो वाहक होगा, वाहक क्या हो जाएगा? वाहक हो जाएगा दूषित जल, दूषित भोजन या वायु के माध्यम से भी डिप्थीरिया रोग एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में जा सकता है। समझा की बात? अब पूछ लिया जाता है कि जो डिप्थीरिया रोग है यह किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो देखिए ये किस जीवाणु के कारण फैलता है? ये फैलता है, इसका जो फैलाने वाला कारक है वह कोरोनी माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु, माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलता है। तो डिप्थीरिया रोग का रोग कारक पूछा जाए तो क्या होगा? कोरोनी माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी जीवाणु होगा। और वाहक पूछ लिया जाए तो वाहक क्या होगा? दूषित जल, दूषित भोजन या वायु के माध्यम से फैल सकते हैं। यह किस प्रकार का रोग है? एक जीवाणु जनित रोग है जिसे अपनी किस श्रेणी में रखा जाएगा? संक्रामक रोग की श्रेणी में रखा जाएगा। अब देखो जब ये रोग होता है तो इसका प्रभाव अपने किस अंग पर पड़ता है? इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? इससे प्रभावित होता है श्वसन तंत्र। इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ेगा? श्वसन तंत्र पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? श्वसन तंत्र पर पड़ेगा। और जब डिप्थीरिया रोग हो जाता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो डिप्थीरिया होने पर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? गले के अंदर क्या उत्पन्न होने लगती है? खराश उत्पन्न होने लगती है। गले के अंदर क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। गले में दर्द रहने लगता है। ये सारे लक्षण किस रोग के हैं? डिप्थीरिया रोग के। लक्षण पूछे जाए तो क्या होगा? गले में खराश उत्पन्न होना, गले में खराश उत्पन्न होना। इसके अलावा गले में दर्द होना, गले में दर्द होना। इसके अलावा गले में घाव हो जाना, गले में घाव हो जाना। तो ये सारे के सारे लक्षण किस रोग के हैं? डिप्थीरिया रोग के हैं। अब अगर अपनी बात की जाए इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उपचार अपने कौन सा लेंगे? जब डिप्थीरिया रोग हो जाता है तो अपने उपचार किस प्रकार का लेंगे? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज करेंगे। इसके अलावा जैसे सिट्रीजन,
इसके अलावा जैसे सिटीज 10 जैसी मेडिसिन का यूज किसके उपचार के लिए किया जाता है? डिप्थीरिया रोग के लिए। देखिए डिप्थीरिया रोग क्या है? एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। यह किसके कारण फैलता है? किसके माध्यम से फैलता है? दूषित जल का सेवन करने से, दूषित भोजन का सेवन करने से, या वायु के माध्यम से भी फैल सकता है। और इसको फैलाने वाला कारक कौन सा है? कोरोनी माइक्रोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलने वाला रोग है। और जब डिप्थीरिया रोग होता है तो इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? तो किस अंग पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर। और इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? गले में खराश उत्पन्न होना, गले में दर्द होना, गले के अंदर क्या हो जाते हैं? घाव हो जाते हैं। तो अपने उपचार किस प्रकार का लेंगे? एंटीबायोटिक्स, सिट्रीजन या सिटीज 10 के रूप में, अपने मेडिसिन के रूप में क्या कर सकते हैं? इससे उपचार पा सकते हैं। समझा गई बात? तो नोट कर लीजिए। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिए नोट? अब अपने नेक्स्ट जो जीवाणु जनित रोग है वह पढ़ते हैं प्लेग, जिसको सर्वप्रथम जब प्लेग रोग आया था उस समय इसे एक महामारी घोषित किया गया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसकी मेडिसिन भी बन गई और मेडिसिन बनने के कारण यह महामारी की श्रेणी से बाहर हो गया। समझा की बात? आज अपनी आगे इसी चरण में बात कर लेते हैं प्लेग रोग की। और प्लेग रोग है, इसका वाहक कौन होता है? ये किसके कारण फैलता है? पेस्टिस नामक जीवाणु। कौन सा जीवाणु है? पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है। तो देखिए इसका जो कारक होगा वह कौन सा होगा? पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु होगा। पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग है। तो यह क्या होगा? एक जीवाणु जनित रोग होगा। कौन सा रोग होगा? जीवाणु जनित रोग। और जीवाणु जनित रोग बेटा किस श्रेणी में आते हैं? संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। समझ आ गई बात? और जब प्लेग रोग हो जाता है तो इसमें किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? अगर अपने उन लक्षणों के बारे में बात करें तो देखो, जो अपना शरीर है, शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगता है, मुंह से झाग निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लक्षण किस रोग के हैं? प्लेग रोग के हैं। तो लक्षणों की अगर अपनी बात करें तो लक्षण क्या होंगे? शरीर में जकड़न पैदा होना, शरीर में जकड़न पैदा होना। इसके अलावा मुंह से झाग निकलना, मुंह से झाग निकलना। ये लक्षण किस रोग के होते हैं? प्लेग रोग की है। किसके? प्लेग रोग की। तो बेटा प्लेग रोग हो जाए तो उपचार किस प्रकार से लेंगे? उपचार कौन सा लेंगे? इसके उपचार के लिए अपने यूज करेंगे सल्फा ड्रग्स। किसका यूज करेंगे? सल्फा ड्रग्स का यूज करेंगे। इसके अलावा जिंक फास्फाइड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? जिंक फास्फाइड का प्रयोग करें। समझा गई बात? देखिए प्लेग रोग है, प्लेग रोग का वाहक कौन होता है? चूहे के माध्यम से फैलते हैं। इसको फैलाने वाला कारक कौन सा है? पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु है। और यह एक क्या है? जीवाणु जनित रोग है, जो किस श्रेणी में आता है? संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। जब ये रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? शरीर में जकड़न पैदा हो जाती है, मुंह से झाग निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो बेटा उपचार कौन सा लेंगे? सल्फा ड्रग्स लेंगे और जिंक फास्फाइड के रूप में अपने इसका उपचार ले सकते हैं। समझा की बात? नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट रोग के बारे में बात करते हैं और नेक्स्ट रोग अपने पढ़ेंगे टिटनेस के बारे में। कर लिया बेटा नोट?
करें अपने आगे टिटनेस रोग के बारे में चर्चा। तो देखिए अब अपने आगे चर्चा करते हैं टिटनेस रोग के बारे में। तो ये भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग। कौन सा रोग है? टिटनेस रोग। यह भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है, जो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। और जो बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं वे क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? संक्रामक रोग की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए जब टिटनेस रोग फैलता है तो वह किस जीवाणु के कारण फैलता है? तो इसको फैलाने वाला कारक या इसको फैलाने वाला जो जीवाणु है वह कौन सा है? इसको फैलाने वाले जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? टिटनेस रोग है। तो इसको फैलाने वाला जो जीवाणु है वह कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है? टिटनेस रोग है। तो बेटा जब टिटनेस रोग होता है तो इसका प्रभाव किन अंगों पर पड़ता है? जब टिटनेस रोग होता है तो इसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, और तंत्रिका तंत्र के साथ साथ जो शरीर के अन्य अंग हैं, अन्य अंगों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। समझा गई बात? तो प्रभाव की बात की जाए कि प्रभाव किस अंग पर पड़ेगा टिटनेस रोग होने पर, तो इसका प्रभाव पड़ेगा किस पर? तंत्रिका तंत्र व संपूर्ण अंगों पर। तंत्रिका तंत्र व संपूर्ण अंगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसमें लक्षण किस प्रकार के दिखाई देते हैं? जब टिटनेस रोग होता है तो लक्षण किस प्रकार के दिखाई देंगे? तो टिटनेस रोग होने पर जो हाथ पैर हैं, हाथ पैर क्या हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाना, तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा? हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाना। इसके अलावा पागलपन हो गया, ये भी एक टिटनेस रोग का लक्षण है। मतलब कई बार देखो रेबीज रोग के अंदर भी पागलपन आ जाता है। तो इसी प्रकार से जब जैसे अपने लोहे वगैरह की चोट लग जाती है, जैसे कोई पुराना लोहा होता है जंग लगा हुआ, उसकी वजह से जब चोट लग जाती है तो चोट लगने के दौरान कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? टिटनेस रोग होने की संभावना रहती है। और जब ऐसी कंडीशन में टिटनेस रोग होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? पागलपन हो सकता है। समझा गई बात? अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं इसके उपचार की। तो इसका उपचार अपने क्या ले सकते हैं? इसका उपचार है टिटवेक इंजेक्शन। टिटवेक इंजेक्शन और इसके अलावा दूसरा जो उपचार ले सकते हैं वह है डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका। तो टिटनेस रोग होने पर उपचार क्या लेंगे? टिटनेस का इंजेक्शन या डीपीटी का टीका। टिटनेस के इंजेक्शन को अपने एटीएस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटीएस भी कहा जाता है। समझा की बात? अब बेटा पूछ लिया जाता है कि टिटनेस रोग के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो टिटनेस रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है लोकजो, या इसे कहा जाता है धनुष टंकार रोग। तो इसके अन्य नाम पूछे जाए तो अन्य नाम क्या हो जाएंगे? लोकजो, और दूसरा नाम इसका क्या होगा? धनुष टंकार। कौन सा रोग हो जाएगा? धनुष टंकार। तो देखो बेटा टिटनेस रोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह क्या? एक जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है, जो किस श्रेणी में होगा? संक्रामक रोग की श्रेणी में। किस जीवाणु के कारण फैलता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण फैलता है। टिटनेस रोग होने पर इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? तंत्रिका तंत्र और संपूर्ण अंगों पर पड़ता है। तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? हाथ पैर क्या हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पागलपन सवार हो जाता है। बेटा उपचार क्या लेंगे? टिटवेक का इंजेक्शन लेंगे, डीपीटी का टीका अपने यूज कर सकते हैं उपचार के लिए। इसके अलावा इसके अन्य नाम पूछे जाए तो क्या होंगे? लोकजा और धनुष टंकार हो जाएंगे। समझा गई बात? अब अपने नोट कर लीजिए। इसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं काली खांसी, जिसको अपने जीवाणु जनित रोग की श्रेणी में रखा जाता है। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया नोट? नेक्स्ट देखिए अपने बात करते हैं काली खांसी, जिसको अपने कुकर खांसी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कुकर खांसी भी कहा जाता है, या इसे कहते हैं कुत्ता खांसी। क्या कहते हैं? कुत्ता खांसी भी बोल दें।
तो देखो काली खांसी, यह भी क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग। और जीवाणु जनित रोग बेटा किस श्रेणी में आता है? संक्रामक रोग की श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आएगा? संक्रामक रोग की श्रेणी में होगा। अब देखिए काली खांसी रोग है, इसको फैलाने वाला कारक या जीवाणु कौन सा है? काली खांसी किस जीवाणु के कारण होती है? ये होती है हेमोफिल्स पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण। किसके कारण होती है? हेमोफिल्स पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण। तो इसको फैलाने वाला जो कारक होगा वह कौन सा होगा? हेमोफिल्स पर्टुसिस जीवाणु। किस जीवाणु के कारण फैलता है? हेमोफिल्स पर्टुसिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। और काली खांसी होने पर इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर। किस पर पड़ता है? श्वसन तंत्र पर पड़ता है। तो बेटा लक्षण किस प्रकार के दिखाई देंगे? जब काली खांसी हो जाती है तो तेज खांसी आएगी, जिससे अपने को श्वास लेने के अंदर क्या होगी? कठिनाई आएगी। फेफड़ों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है? जकड़न उत्पन्न हो जाती है। देखिए लक्षण किस प्रकार के दिखाई देंगे काली खांसी होने पर? श्वास लेने में कठिनाई होना, श्वास लेने में कठिनाई आना, और इसके अलावा फेफड़ों में जकड़न होना, फेफड़ों में जकड़न होना। इस प्रकार के लक्षण किस रोग के होते हैं? काली खांसी रोग की। और अपने इसकी उपचार के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे? इसके लिए अपने उपचार ले सकते हैं डीपीटी वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है? डीपीटी वैक्सीन। समझा की बात? काली खांसी जो क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। इसे अपने किस श्रेणी में रखते हैं? संक्रामक रोग की श्रेणी में रखते हैं। और इसको फैलाने वाला कारक कौन सा है? हेमोफिल्स पर्टुसिस नामक जीवाणु है। और इसके कारण किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। और काली खांसी होने पर लक्षण किस प्रकार के दिखाई देंगे? श्वास लेने में कठिनाई आएगी, फेफड़ों में क्या उत्पन्न होने लगती है? जकड़न उत्पन्न होने लगती है। बेटा उपचार क्या लेंगे? डीपीटी वैक्सीन के रूप में इसका उपचार किया जा सकता है। समझा की बात? तो ये थे बेटा जीवाणु जनित रोग जिनके बारे में अपनी चर्चा की, जो मोस्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। अब अपने इसके बाद जो संक्रामक रोग का जो तीसरा टाइप है, तीसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, वह है प्रोटोजोआ जनित रोग। मतलब वे रोग जो प्रोटोजोआ के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलते हैं, उन्हें अपने क्या कहेंगे? प्रोटोजोआ जनित रोग कहेंगे। और ये किस रोग की श्रेणी में रखे जाते हैं? संक्रामक रोग की श्रेणी में रखे जाते हैं। समझा की बात? तो अब अपने आगे बात करते हैं किसके बारे में? प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में। तो नेक्स्ट जो तीसरा टाइप है संक्रामक रोग का, वह कौन सा है? प्रोटोजोआ जनित रोग। मतलब जो रोग प्रोटोजोआ के कारण एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोटोजोआ जनित रोग कहलाते हैं। और इन्हें संक्रामक रोग की श्रेणी में रखा जाता है। तो अब देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग है कौन कौन से? अगर प्रोटोजोआ रोग की बात करें तो इसमें अपने पहला रोग आ जाता है पेचिस रोग। कौन सा रोग आ जाएगा? पेचिस रोग। तो बेटा पेचिस रोग है वह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ये होता है एंट एमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला रोग। तो इसका रोग कारक पूछा जाए कि किसके कारण फैलता है, तो ये फैलता है एंट एमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है? एंट एमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला रोग है। और इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है? जब पेचिस रोग होता है तो इसका प्रभाव कौन से अंग पर पड़ता है? बड़ी आंत पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? बड़ी आंत पर। तो इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा हो जाएगा? बड़ी आंत हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बड़ी आंत है वह इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है। समझा की बात? जब बेटा पेचिस रोग होता है तो किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? तो पेचिस रोग होने पर किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं? पेट के अंदर ऐंठन उत्पन्न होने लगती है, मतलब जिक्र नापा के बोल दिया मरोड़ा लागना या मरोड़ी लागना। ठीक है।
तो ई टाइप को लक्षण क्या अंदर आ जाएगा पेचिश रोग में। तो पहला लक्षण क्या हो गया, पेट में एंठन, एंठन मतलब मरोड़ी आना, मरोड़ी आना। इसके अलावा पेट में दर्द होना, पेट में दर्द होना, दस्त लगना। तो ये किस रोग के लक्षण हैं, पेचिश रोग के हैं। जब पेचिश रोग हो जाता है तो पेट में ऐंठन आ जाती है, पेट में दर्द रहने लगता है, दस्त लगने क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसका अगर एक अन्य विशेष लक्षण की बात करें तो वह मल के साथ रक्त निकलना, मल के साथ रक्त निकलना, रक्त निकलना। तो बेटा इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है, उपचार के लिए अपने यूज करेंगे क्या, सिफ्लॉक्स, क्या यूज करेंगे, सिफ्लॉक्स मेडिसिन यूज करें। समझा की बात। तो पेचिश रोग का उपचार करने के लिए अपने सिफ्लॉक्स TZ नामक मेडिसिन का यूज करेंगे। और इसके अलावा जो अन्य मेडिसिन है वह है मेट्रोपी, कौन सी है, मेट्रोपी। और इसके अलावा है जेंटे, कौन सी है, मेट्रोपी और जेंटे। तो दूसरा उपचार इसका क्या रहेगा, मेट्रोपी। और मेट्रोपी के अलावा कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं, जेंटेक यूज कर सकते हैं। तो पेचिश रोग है वह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसको फैलाने वाला कारक कौन सा है, एंट एमीबा हिस्टोलिका प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला रोग कौन सा है, पेचिश रोग है। और पेचिश रोग होने पर इसका प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, बड़ी आंत पर पड़ता है। किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, पेट में ऐंठन उत्पन्न होने लगती है मतलब मरोड़ी आना, पेट में दर्द होना, दस्त लगना और मल के साथ क्या आना, रक्त निकलना। ये इसके क्या होते हैं, प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। और इसका उपचार क्या होगा, सिफ्लॉक्स TZ, मेट्रोपी और जेंटेक के द्वारा इसका क्या किया जा सकता है, उपचार किया जा सकता है। समझा की बात, नोट कर लीजिए।